हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश क्या है। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को आज हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे क्या है, शासन करते हैं। ठीक है, तो जानते हो कि 1205 में क्या होता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में जो मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी क्या होती, उसके समय पे वो क्या कहता था, मेरे हर सुल्तान के 1, 2 या 4 पुत्र होते, मेरे तो हजारों हजार पुत्र हैं। तो उसके जो तीन वफादार जो उसके जो सरदार गुलाम थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत जो था, जो भारत के विजित जो प्रदेश थे उनकी देखरेख के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया। और दूसरे थे नासिरुद्दीन कुबाचा। कौन से? नासिरुद्दीन कुबाचा थे। जबकि तीसरे थे ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज को गजनी मिल गया। जबकि कंधार और ये सब जो है अफगान, ये आपके किसको मिल गया था? नासिरुद्दीन कुबाचा को। और भारत के जो विजित प्रदेश थे उनकी देखरेख के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर 1206 से दिल्ली सल्तनत पे 1206 से 1210 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसका? तुर्की राज्य का संस्थापक। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कब से लेकर कब तक शासन किया, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक। गुलाम वंश से प्रश्न पूछा गया, गुलाम वंश दिल्ली की गद्दी पर कब से लेकर कब तक शासन किया है? तो 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया है। 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। पहला दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा सुल्तान था, जो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर बैठने पर उसने मलिक या सिपह सालार की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखा। ऐबक ने अपने नाम का ना खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सुक्के चलवाए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने नाम के ना खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। तो किसने किया था? गयासुद्दीन ने। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति जो मिली थी वो 1208 में मिली थी। ऐबक हमेशा 1206 से 1208 तक लगातार लाहौर से ही शासन करता रहा। उसके समय में लाहौर ही उसकी राजधानी थी। क्या थी? लाहौर ही उसकी राजधानी थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर और उदार हृदय सुल्तान बताया था। वह लाखों का दान करता था, इसीलिए उसे असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह कुरान का बहुत अच्छे से पढ़ता था। ठीक है, हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। जैसे आपने देखा था महमूद गजनवी के समय पे अलबरूनी था, उतबी था और आपके फारूकी थे और एक और थे। इनको जो है महमूद गजनवी का संरक्षण प्राप्त था। उसी प्रकार हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था।
ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। 1210 में उसको चौगान खेलते समय उसके घोड़े से अचानक गिर जाने से उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। ठीक है। आधुनिक समय में चौगान को पोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो का खेल के। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन या अयोग्य पुत्र आराम शाह था। कौन था? आराम शाह था। किंतु इल्तुतमिश इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ऐबक ने साम्राज्य का विस्तार अधिक ध्यान दिया राज्य के शुद्धिकरण पर। ठीक है। इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जबकि उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो था इल्बारी तुर्क था। कौन था? इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बहदायूं का सूबेदार था। कई बार प्रश्न पूछा गया है। वास्तविक सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश था। यह भी प्रश्न पूछा गया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। क्या? सुल्तान के पद को इसने वंशानुगत बनाया था। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था। 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसने सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1234 से 1235 में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इल्तुतमिश के समय पे अवध में पीयू का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों को सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। ठीक है। 1221 में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया, जब वह खारिज्म के अंतिम शासक शाह जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। 1230 से 31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिया और सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल नाम का लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को कया नाम का सिक्के पर अंकित करवाया। उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक मोहम्मद ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कई बार प्रश्न पूछा गया। उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। कौन से? शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किया। कई बार प्रश्न पूछा गया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ में संयुक्त रूप करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया था। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया गया। डॉक्टर यूसरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का है, वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय पे उसकी मां जो थी शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया।
तो रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया जो है दिल्ली की गद्दी पर 1236 से 40 तक बैठती है। ग्वालियर से आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच में सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रजिया के काल में से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष हुआ। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। क्या किया? स्वयं निर्णय लिया। उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिनमें से निजामुल मुल्क जुनैदी थे, मलिक अलाउद्दीन जानी थे, मलिक सैफुद्दीन कूची थे, कबीर खां थे, अयाज थे और मलिक इजुद्दीन सलारी इसमें प्रमुख थे। रजिया ने प्रदा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब होती है टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। इतगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार और फिर अमीर हाफिज का महत्वपूर्ण पद दिया तथा अल्तुनिया को ताबर हिंद मतलब भटिंडा का उसे अख्तादार नियुक्त किया गया। एक अबनीसियाई जो हफ्सी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर मतलब असुसाला का प्रधान नियुक्त किया गया, जिससे रजिया को बहुत विशेष अनुराग रखती थी। 1240 में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कहां पर? सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठता है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थीं। कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसके महिला होने को मानते थे। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब ए मुमलकत जो था उसकी स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले नेता इतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति अब से वह 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर। उसके शासनकाल में 1241 में मंगोल का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके शासनकाल में समस्त 40 सदस्यों के पास में उसकी शक्ति थी। सुल्तान केवल नाम मात्र के लिए था। बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी थी। नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता 1246 से 65 तक। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करता था। मिनाजुद्दीन सिराज ने अब की तबकात ए नासिरी में उसे समर्पित की। उसके शासनकाल में वो मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हराया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति जो थी वो बलबन के हाथों में आ गई थी। 1249 में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। कई बार प्रश्न पूछा गया। और सेना पर पूर्ण नियंत्रण नायबे ए मुमलकत के हाथ का था। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित करता है तथा उत्तराधिकारी बनता। 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक बलबन जो होता है दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। बलबन 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता रहा। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने राजत्व की 2 मुख्य विशेषताएं बताई। सुल्तान
का पद यूसर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर यूसर का प्रतिनिधि है और उसके स्थान केवल पैगंबर के पश्चात ही है। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया जबकि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसकी गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में कराया जो मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा की भी स्थापना की, प्रारंभ किया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया तथा यह प्रथम गुला सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा पढ़ाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। उसने पश्चिमी सीमाओं पर मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए एक द्वि श्रृंखला का निर्माण किया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मोहम्मद को वहां का शासन सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका नाम तूतीय हिंद, भारत का तोता तथा अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकूबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राजदरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्ष की गिरफ्त में आ गया। अमीरों के एक गुट के नेता जो थे आरिज ए मुमालिक, वो मलिक फिरोज जलालुद्दीन कैकूबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया और डॉक्टर बी.ए. हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए कंसोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया। आप जानते कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक रहा। उसके बाद में बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता? बहराम शाह बैठता। बहराम शाह 1211 तक बैठता। 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश बैठता है। उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में क्या होता? 1236 से 40 तक 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान बैठती। रजिया सुल्तान के बाद में आराम शाह बैठता। आराम शाह के बाद में कौन बैठता है? आराम शाह के बाद में 1242 से लेकर के 1265 तक 1266 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता। उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और 66 से 87 तक बलबन बैठता है। कौन बैठता? बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। उसने सिपा सालार की पदवी धारण की और मलिक की। उसे कुरान खां लाख बख्श भी कहा जाता था। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। और जबकि इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। तुर्क सुल्तान, तुर्क प्रथम जो शासक था तुर्क वंश का, वो प्रथम शासक था, वो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान या पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश की बात करोगे, इक्ता प्रथा चालीसा का गठन करता है। चालीसा का गठन करता है और उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। उसने अपने शासनकाल में ही भतिंडा की विजय के बाद अपनी पुत्री को रजिया को क्या होता? रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाल के जाता है, ठीक है। रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाल के जाता है। इसी के साथ में आज की क्लास को हम अरबी के शुद्ध सिक्के भी उसी ने चलवाए थे। इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में होगा खिलजी वंश, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।